ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। शुरुआत पीएम मोदी के उस इंस्टाग्राम वीडियो से करेंगे जिसकी देश में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने कल रात इंस्टाग्राम पर देश के जेनजी के नाम एक और वीडियो रिलीज किया। 2 मिनट 54 सेकंड के इस वीडियो में पीएम ने उन छात्रों से बात की जिन्होंने छात्र आंदोलन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। इन छात्रों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए थे, इसलिए पीएम ने भी सोशल मीडिया पर आकर ही मैसेज किया। पीएम ने कहा कि वो गुमराह हो चुके बच्चों को माफ कर रहे हैं। बच्चे बचपन में गलतियां करते हैं और इसलिए उन्हें गलती सुधारने का मौका मिलना ही चाहिए। पीएम के इस वीडियो संदेश के बाद आज दिन भर सियासत का टेम्परेचर भी हाई रहा। विपक्ष ने हमला बोलते हुए कहा कि माफी तो पीएम को छात्रों से मांगनी चाहिए। एक बार फिर पीएम मोदी ने देश के जेन जी से मन की बात की। पीएम फिर बोले, हाय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड साथियों, हाय फ्रेंड्स। छात्र आंदोलन शुरू होने से लेकर खत्म होने तक पीएम मोदी के ये वीडियो खूब चर्चा बटोर रहे हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी सामने आए, इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया। बीते 9 दिन में ये पीएम का जेन जी के लिए 5वां वीडियो संदेश था। इस बार पीएम ने उन बच्चों का मुद्दा उठाया जिन्होंने आंदोलन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। पीएम के इस 2 मिनट 54 सेकंड के वीडियो में जेन जी के लिए कई संदेश छिपे थे। पीएम बच्चों को शिक्षक की तरह समझा रहे थे, उनको बता रहे थे कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। जंतर मंतर पर बच्चों ने जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया उसी को उठाते हुए पीएम ने सधे और सरल शब्दों में सीख दी। मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। पीएम मोदी सोशल मीडिया की ताकत को समझते हैं। सोशल मीडिया का कई बार अपने भाषणों में जिक्र कर चुके हैं। ऐसे में मोदी ने बच्चों को समझाने के लिए भी इंस्टाग्राम का ही रास्ता अपनाया है। 23 जुलाई को पीएम ने पहला संदेश दिया था जिसमें उन्होंने पेपर लीक संशोधन बिल का ऐलान किया। 24 जुलाई को पीएम का दूसरा संदेश आया। इस दिन पीएम ने सकारात्मक सुझाव के लिए युवाओं को शुक्रिया कहा। 26 जुलाई को पीएम फिर सोशल मीडिया के जरिए छात्रों के बीच आए, फिर से पेपर लीक रोकने के लिए कठोर कानून का ऐलान किया। 30 जुलाई को पीएम चौथी बार आए, संसद से कठोर कानून वाला बिल पास होने की जानकारी दी। फिर 31 जुलाई को 5वां संदेश आया जिसमें उन्होंने जंतर मंतर पर अभद्र भाषा करने वाले बच्चों को माफ किया। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। पीएम मोदी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों को माफ कर दिया। आज ऐसी ही एक छात्रा से एबीपी न्यूज ने बात की। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान इस छात्रा का गाली देते हुए वीडियो वायरल हुआ था।
मुझे प्रधानमंत्री जी ने माफ़ करा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को मेरा बर्थडे गिफ्ट मिला, सुबह सुबह उठ के मैंने देखा, मैं बहुत खुश थी। मेरे को हुआ कि अब मैं आराम से अपनी फ्रीडम ले सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ बाहर। लेकिन पीएम की इन बातों पर विपक्ष ने एक अलग स्क्रिप्ट लिख दी। विपक्ष भी पीएम से माफी की मांग करने लगा। विपक्ष पूछने लगा कि मोदी जी ने बच्चों को तो माफ कर दिया, पीएम माफी कब मांगेंगे? आजकल एक चीज तय हो गई कि मोदी जी को रात में नींद नहीं आती है। जब से छात्र आंदोलन शुरू, वो खुद ही माफ कर रहे हैं सबको। अरे मोदी जी, माफ करने की जगह माफी मांगिए उन नौजवानों से जिनके शरीर में पिलेट धंस गई है, जिनके आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। दरअसल संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के मुद्दे को गरमा रखा है। विपक्ष चाहता है कि सरकार छात्रों से माफी मांगे। इसी को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच सियासी युद्ध चल रहा है। अब पीएम के 5वें वीडियो संदेश से इस लड़ाई का अगला चरण शुरू हो गया है। सबसे बड़ा सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार पेपर लीक होते रहे, जिस कारण से पूरे नौजवान को सड़क पे आना पड़ा, अभ्यर्थियों को सड़क पे आना पड़ा। तो सरकार को उन परिवारों से निश्चित रूप से खेद प्रकट करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है। तो मोदी जी बहुत बड़े हृदय के व्यक्ति हैं और तभी शायद यहाँ तक पहुँचे हैं। जब जंतर मंतर पर जब खुलेआम जिस प्रकार से वहाँ के ऊपर आंदोलनकारियों ने जो उनको गालियाँ दी, उनको उनके माने उनकी मरी हुई माँ तक को गालियाँ दी, तो लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी का बड़ा हृदय है और उन्होंने इसके बावजूद भी इनको माफ कर दिया है। पीएम के छात्रों को माफ करने वाले बयान पर राजनीति का अगला पन्ना समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटा। अखिलेश ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, भाजपाइयों का सबसे बड़ा संकट ये है कि वो अब अगर जनता से दंडवत माफी भी मांगेंगे तो भी जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि भाजपाइयों ने कभी भी जनता के साथ किया हुआ अपना वादा नहीं निभाया है। इसके बाद कांग्रेस ने भी एक्स पोस्ट करते हुए सवाल उठा दिया। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, लो कर लो बात, देश इनसे माफी मांगने को कह रहा है, इन्होंने देश को माफ कर दिया। जैसे पूरा विपक्ष पैलेट गन मामले पर एक नजर आ रहा है, ठीक उसी तरह की रणनीति विपक्ष ने पीएम के वीडियो संदेश को लेकर भी अपनाई। एसपी और कांग्रेस के बाद राज ठाकरे भी हमलावर नजर आए। मोदींनी सांगितलं की आज मी म्हणे त्या सगळ्या ज्यांनी कवडी ट्रोल बिल केले त्यांना मी सगळ्यांना माफ करतो। या नीटच्या परीक्षांचे पेपर फुटल्यानंतर ज्या मुलांनी आत्महत्या केल्या त्यांच्या आई वडिलांची कोण माफी मागणार? यानी अब ये सियासी लड़ाई माफी पर आकर अटक गई है। कांग्रेस पीएम से माफी मांगने को कह रही है और इधर बीजेपी कांग्रेस को आईना दिखा रही है। छात्रों पर जिस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, छात्र उचित मांग के लिए अनशन कर रहे थे और उसमें प्रधानमंत्री जी का ये वक्तव्य दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको सरकार की तरफ से माफी मांगनी चाहिए छात्रों से, नौजवानों से। उन्होंने कहा है मुझे गालिब, हमारी माता को जो स्वर्गीय है, और उसके बाद भी व्यक्ति का हृदय इतना बड़ा हो कि वो सबको क्षमा करते हो और ये कहते हुए क्षमा किया, नहीं ये बच्चे हमारे हैं और हमें ही इनको संभालना है, सही दिशा में ले जाना है। सियासी चैप्टर से अलग एक चैप्टर सोशल मीडिया पर पीएम के इन 5 बयानों की लोकप्रियता का भी है। पीएम के 9 दिन में 5 सेल्फी वीडियो को सोशल मीडिया ने हाथों हाथ लपका है। इन 5 वीडियो को करीब 980 मिलियन व्यूज मिले हैं, जो अब और बढ़ चुके हैं। 60 मिलियन से ज्यादा लोगों ने पीएम के वीडियो को लाइक किया है। 4 मिलियन से ज्यादा लोगों ने पीएम के वीडियो पर कमेंट किया है। इन सब के बीच सोमवार से संसद की कार्रवाई फिर से शुरू होगी, फिर घमासान होगा और जाहिर है फिर से विपक्ष सरकार से माफी की मांग करेगा। हमारी दूसरी खबर में बात घाटी की करेंगे। शुक्रवार की रात दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ। पहलगाम की तर्ज पर कुलगाम में भी धर्म पूछकर 2 गैर कश्मीरियों की हत्या कर दी गई। घाटी की शांत फिजा को लहूलुहान करने की साजिश ऐसे वक्त में रची जा रही है जब पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा छूटने की कगार पर है। क्या पीओके के विद्रोह से भटकाने के लिए पाकिस्तान घाटी में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है? पाकिस्तान को बेनकाब करने वाली यह पूरी पड़ताल देखिए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का पहरा, हर आवाजाही पर अचूक नजर।
और दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का प्रण। ये तस्वीर दक्षिण कश्मीर के कुलगाम घाटी की, जहां शुक्रवार की रात से सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शुक्रवार की रात 8:30 बजे के करीब कुलगाम की इन्हीं वादियों में आतंकियों ने 2 मजदूरों को मौत के घाट उतारा है। उन्हीं आतंकियों की खोज में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की साझा टीम कुलगाम में सर्च ऑपरेशन चला रही है। कुलगाम में जिन 2 मजदूरों की हत्या की गई है, वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। रोजी रोटी के लिए यहाँ ईंट के भट्टे में काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि आतंकी शुक्रवार की रात यहाँ पहुंचे और हिंदू मजदूरों को नाम और धर्म पूछकर गोलियों से छलनी कर दिया गया। आतंकियों ने करीब 10 राउंड फायरिंग की। हमले में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे ने शनिवार की सुबह श्रीनगर के सरकारी अस्पताल में दम तोड़ दिया है। आतंकी हमले में जिन मजदूरों की मौत हुई, उनमें से एक का नाम दीपक रात्रे था, जिसकी उम्र 21 साल थी। दूसरे मजदूर की पहचान भूपेंद्र भैना के रूप में हुई, जो 28 साल का था। दीपक रात्रे की हत्या की खबर से उनके गांव बुंदेली में मातम छा गया। इन्हीं कच्चे टूटे फूटे मकान में दीपक का बचपन गुजरा था। गरीबी और तंगहाली की दीवार को तोड़ने के लिए वो घर से दूर कश्मीर में काम करने गए थे। साथ में पत्नी और छोटा बच्चा भी रहते थे। लेकिन अब दीपक हमेशा के लिए अपनों से दूर हो गया है। सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, ओकर खर्चा पानी के लिए कुछ भी काम दिलगा ऊपर देवें, और सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करत हूँ ओकर कुछ देवा, और श्रीनगर जो सरकार है ओकर भी निवेदन करत हूँ ओकर खर्चा पानी लेकर के देवें। पीड़ित परिवार का ये दर्द छत्तीसगढ़ सरकार तक भी पहुंच चुका है। आतंकी हमले में मारे गए दीपक रात्रे और भूपेंद्र भैना के परिवार वालों को छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने 20-20 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। जिस तरह से जिन आतंकवादियों ने चिन्हित करके हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के 2 बेटों को मारा है, निश्चित रूप से सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2 मजदूरों की हत्या से घाटी में गुस्से का उबाल है। कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई, बेगुनाहों की हत्या न करने वाले पोस्टर बैनर लहराए और नारेबाजी की। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान है। यहाँ पे एक अमन की बहुत बड़ी फिजा कायम हुई है, उसको बदनाम करने के लिए चंद अनासर जो हैं वो उस पार से यहाँ बदमनी फैलाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के आवाम को बदनाम करना चाहते हैं। दरअसल पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। एक तरफ घाटी विकास से चमचमा रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बीते 54 दिनों से विद्रोह की ज्वाला धधक रही है। पाकिस्तान के चंगुल से पीछा छुड़ाने वाली आवाम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी पीओके से निकलकर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जैसे शहरों तक पहुंच गई है। पीओके को हाथ से जाता देख पाकिस्तान अपनी पुरानी करतूतों पर लौट आया है। कुलगाम जैसे आतंकी हमलों को अंजाम देकर घर में उठे विद्रोह को डाइवर्ट करने में जुटा है। पाकिस्तान की नापाक साजिश को सेना और सरकार मिलकर नेस्तनाबूद करने में जुटी है। सुरक्षा बल आतंकियों की खोज में जुटे हैं। तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाई लेवल बैठक ली, जिसमें सभी डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी को निर्देश दिए गए कि जम्मू कश्मीर में बाहर से आए मजदूरों की सुरक्षा के एसओपी की समीक्षा करें। सभी मजदूरों की जानकारी स्थानीय पुलिस और जिलाधिकारियों के पास हो। सभी मजदूरों को इंश्योरेंस कवर मिले। सक्रिय आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज करने का आदेश भी दिया गया है। लेकिन कुलगाम आतंकी हमले में विपक्ष के आरोपों की सुई पाकिस्तान की बजाय केंद्र सरकार की तरफ झुकी है। ये अफसोस है, इससे हमारा ये भी पता नहीं कौन मारने वाले हैं, ये भी पता नहीं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले हैं। इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको
मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। वहीं बीजेपी विपक्ष के आरोपों को गैर जिम्मेदाराना बता रही है और पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान कर रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुलगाम में हुए आतंकवादी हमला, जिसमें 2 मजदूरों को निशाना बनाया गया है, उस हमले को लेकर स्टेटहुड के साथ उस हमले को जोड़ा है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया है। कुलगाम आतंकी हमले ने चिंता जरूर बढ़ाई, लेकिन ये भी तय है कि आज नहीं तो कल हमारे देश के वीर जवानों की गोली पाकिस्तान के पालतू आतंकियों के सीने को छलनी जरूर करेगी। और इसी मिशन को अंजाम देने के लिए सुरक्षा बलों ने आसमान से लेकर जमीन तक बड़ा ऑपरेशन चला रखा है। अब बात चंदा चोरी पर चल रहे सियासी क्लेश की करते हैं। पेपर लीक बिल के पास होने के बाद अब विपक्ष अपने दूसरे कोर मुद्दे राम मंदिर चढ़ावा चोरी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कल विपक्ष ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था। पप्पू यादव भगवा चोले में नजर आए थे, लेकिन आज विपक्ष और पप्पू यादव के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद ने विपक्ष के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। दरअसल बीजेपी ने इस मुद्दे को भगवा और सनातन के अपमान से जोड़कर मास्टर स्ट्रोक चला है, जिसके बाद अब विपक्ष इस मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रहा है। संसद परिसर में विपक्ष के प्रदर्शन की, पप्पू यादव के भगवा वेश की, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, ये तस्वीरें तो कल की हैं, लेकिन इस पर सियासत 24 घंटे बाद भी तेजी से करवट ले रही है। विपक्ष और पप्पू यादव के खिलाफ कहीं सद्बुद्धि यज्ञ हो रही है, कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं पप्पू यादव का पुतला फूंका जा रहा है। इन सब तस्वीरों की जड़ में वो विरोध प्रदर्शन है जो कल संसद परिसर में हुआ था, जिसके केंद्र में विपक्ष भी था, पप्पू यादव भी थे, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी था, निशाना बीजेपी पर था। जिस जंतर मंतर पर कुछ दिन पहले छात्र अपनी आवाज उठा रहे थे, जहां विपक्ष के नेता लगातार छात्रों का हौसला बढ़ा रहे थे, उसी जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद विपक्ष के खिलाफ सद्बुद्धि यज्ञ कर रहा था। पप्पू ने दिखा दिया कि वो पप्पू ही रहेगा। ये पप्पू पापी है, ये यादव नहीं है। यादव बोलना उसके लिए बहुत बड़ा अपमान है और तो लगता है कि देश से ही भगा देना चाहिए, क्योंकि अपनी पॉलिटिक्स की रोटियां सेकने के लिए इन्होंने सनातन धर्म को मजाक बना रखा है। वीएचपी ने विपक्ष के प्रदर्शन और पप्पू के भगवा वेश में स्वांग करने को साधुओं की सामूहिक आध्यात्मिक शक्ति पर हमला बताया है। वीएचपी ने कहा है कि इन्हें भारतीय संस्कृति, परंपराओं, आस्था के प्रतीकों की कोई समझ नहीं है, इसलिए देश भर में इसका विरोध होगा, जिसकी शुरुआत आज जंतर मंतर पर सद्बुद्धि यज्ञ से हुई। आक्रमण भारत की सारी साधु शक्ति पर है, क्योंकि वो साधु किसी भी एक्चुअल व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये भारत की आध्यात्मिकता पर आक्रमण है। पप्पू यादव के भगवा वेश में आने पर कल ही साधु संतों की नाराजगी का ज्वालामुखी फूट पड़ा था। अब विरोध का लावा और लाल हुआ है, जिसकी तपिश अब हर सेकेंड, हर मिनट बढ़ रही है। सजा याफ्ता अपराधी पप्पू यादव के द्वारा भगवा वस्त्रों में सनातन के अपमान के लिए किया गया सनातन हिंदू धर्म, उनके साधु संतों के त्याग तपस्या को लांछित करने का प्रयास अखिल भारतीय संत समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कई राज्यों में विपक्ष और पप्पू यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की ज्वाला भड़क गई है। लखनऊ में आज पप्पू यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। सनातन रक्षा संगठन ने पप्पू यादव की सांकेतिक शव यात्रा निकालकर विरोध जताया। इस दौरान सांकेतिक अर्थी सजाई गई और पुतला दहन हुआ। आप देखिए यहाँ पर ये
प्रतीकात्मक अर्थी को कांधा दिया जा रहा है। सनातन रक्षा संगठन इस विरोध को कर रहा है और जो ये प्रतीकात्मक प्रदर्शन क्या है? ये पप्पू यादव की शव यात्रा निकाली जा रही है, उनको आखिरी चेतावनी देने के लिए कि अब आपके पापों का घड़ा भर चुका है। आज सनातन को पप्पू यादव गाली दे रहे हैं, मतलब भगवान को गाली दे रहे हैं। तो सारे सनातनी भगवान कृष्ण की तरह अब पप्पू यादव को सबक सिखाएंगे। लखनऊ के बाद जयपुर और भोपाल में भी विरोध प्रदर्शन हुए। पप्पू यादव को सनातन विरोधी बताकर उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, पुतला जलाया गया। संसद में कथित चंदा चोरी के मामले को लेकर के जिस तरीके से पप्पू यादव ने एक कल नाटक का प्रदर्शन किया, उसी के विरोध में आज भोपाल में विश्व हिंदू परिषद यहाँ विरोध जता रहा है। राहुल गांधी और पप्पू यादव दोनों का यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है। राम मंदिर बनने से नहीं रोक पाए, अब राम विरोधी मानसिकता दर्शा रहे हैं वो, तो ऐसे लोगों की संसद में सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। ये मथुरा की तस्वीर है जहाँ पप्पू यादव को लेकर साधु संत बेहद गुस्से में है। पप्पू यादव की तस्वीरों को चप्पल से पीटा जा रहा है, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पप्पू यादव हाय हाय, पप्पू यादव हाय हाय, पप्पू यादव हाय हाय, पप्पू यादव हाय हाय। दरअसल कल विपक्ष ने संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। पप्पू यादव सांकेतिक दान पात्र लेकर संसद परिसर में बैठे थे। विपक्षी नेताओं ने पप्पू यादव को घेर रखा था। पहले सभी ने दान पात्र में चढ़ावा दिया, जिसके बाद पप्पू यादव दान पात्र को लेकर भागने लगे थे। तब विपक्ष के सांसदों ने भगवा वेश धारण किए पप्पू यादव को पकड़ लिया था। ये सब इसलिए किया गया था ताकि सरकार को चंदा चोरी पर घेरा जा सके। संसद में उस जगह पर जहां धरना प्रदर्शन होता है, अगर वहां मॉक प्रदर्शन हुआ तो उसके खिलाफ FIR कैसे? ये तो हकीकत है कि मोदी जी के बनाए ट्रस्ट में कई करोड़ का घोटाला और घपला। राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे को सबसे पहले अखिलेश यादव ने उठाया था। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा आक्रामक भी है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है, इसलिए अब ये लड़ाई तेरा हिंदुत्व वर्सेस मेरा हिंदुत्व को टच कर रही है। प्रभु पे जो चढ़ाया ये पाप नहीं, महापाप है। ये महा अपराध किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसकी सजा प्रभु राम तो देंगे ही देंगे, लेकिन प्रभु राम की गरीब जनता भी इस बार इनका जवाब देगी। दुनिया की ताकतें इस सनातन संस्कृति को अपने स्वार्थ के लिए तबाह करना चाहती हैं। हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। याद रखना, उनके प्रवक्ता बाहर से नहीं आए हैं, इसी समाज से निकले हुए बहुत सारे लोग उनके प्रवक्ता बन करके समाज को डसने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी इसे भगवा और सनातन के अपमान से जोड़ रही है, लेकिन विपक्ष एक कदम भी पीछे खींचने को तैयार नहीं है। टीएमसी कह रही है हम तो पोल खोल रहे हैं। सच्चाई दिखाई है बीजेपी, RSS और VHP की। अब हनुमान को पतंग बनाकर नचाते हैं, गणवेश में आप RSS के ड्रेस में आप गणेश जी को दिखाते हैं। आप करते हैं अपमान सनातन का। हमने तो दिखाया कि सनातन के चोले में डकैत कैसे राम मंदिर के अंदर चोरी कर रहे हैं। आज इस युद्ध में बाबा रामदेव की भी एंट्री हुई। बाबा रामदेव ने सधे हुए शब्दों में लोकतंत्र और विरोध प्रदर्शन की परिभाषा समझाई। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज के साथ हमें विरोध करना चाहिए, और विरोध करने के साथ साथ ये भी देखें कि हमें देश का निर्माण कैसे करना है। नमस्कार, आप देख रहे घंटी बजाओ। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। घंटी बजाओ एक ऐसा शो जो बनता है आपकी आवाज। सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ शासन प्रशासन से पूछता है सवाल, ताकि तय हो सके सबकी जिम्मेदारी। अपने भविष्य के लिए दिल्ली की सड़कों पर जेनजी ने आवाज बुलंद की तो संसद हिल गई। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन आज बात जेनजी की नहीं होगी। घंटे बजाओ में आज बात करेंगे जेन अल्फा की। ये जनरेशन फिलहाल स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन अपने अधिकारों के लिए अभी से आवाज बुलंद कर सोते सिस्टम के खिलाफ घंटी बजा रही है।
बनवाया और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं खाना खराब मिलता है सर, खाना में कभी कीड़ा वगैरह निकल जाता है सर। यूपी के फतेहपुर में बुनियादी सुविधाओं की बदहाली से नाराज छात्रों ने हल्ला बोल दिया। प्रशासन को रातों रात इनकी मांगे माननी पड़ी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, सोते सिस्टम को नींद से जगाने वाले ये जेनजी नहीं, जेन अल्फा है। जेन अल्फा ने लापरवाह सिस्टम के खिलाफ ऐसी घंटी बजाई, पूरे प्रशासनिक अमले को उनके स्कूल जाकर कदमताल करनी पड़ गई। जेन अल्फा की सिस्टम के खिलाफ घंटी बजाने की तस्वीर बिहार के गया से भी सामने आई, जहां 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे अपनी मांगों को लेकर एसडीएम के दफ्तर का घेराव करने पहुंच गए। बिहार के गया में जब जेन अल्फा अपने हक के लिए स्कूल से निकलकर सड़क पर उतरे तो सिस्टम की घंटी बज गई। ये सभी गया जिले के टिकारी ब्लॉक स्थित मिडिल स्कूल सिमुआरा के 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के छात्र हैं, जो अपने स्कूल से 4 किलोमीटर पैदल चलकर टिकारी एसडीएम ऑफिस प्रदर्शन करने पहुंचे थे। एसडीएम ऑफिस के बाहर 40-50 छात्रों को देखकर सबके हाथ पांव फूल गए। कर्मचारी छात्रों से अपील करने लगे, यहाँ से हट जाएं, कमरे में पंखे के नीचे बैठ जाएं। यहाँ तक कि इनसे ज्ञापन सौंप कर जाने की बात कहते रहे, लेकिन जेन अल्फा यहाँ से एक भी इंच हटने को तैयार नहीं थे। चलो तो ऊपर बैठो, हम रूम खोलते हैं। यहाँ पर क्या दिक्कत है सर? वहाँ बैठो आराम से, रूम में नहीं सर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सही है, हम लोग धूप भी नहीं लगा सर, मौसम बढ़िया के लिए। चलो वहाँ पे आराम से नहीं हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। न तो नहीं होगा तो फिर इन पर FIR हो जाएगा सर। बाथरूम का भी साफ ही नहीं रहता सर, और हम लोग जाते हैं क्या? बाथरूम तो है ही नहीं सर। तुम लोग बाहर जाते हैं? यस सर, बाथरूम है ना, तो बाथरूम कुछ नहीं होता है, जितना भी बुक मिला सब वैसे वैसे रखा हुआ है सर। जिस वक्त छात्रों ने एसडीएम ऑफिस का घेराव किया, एसडीएम फील्ड वर्क पर थे। फील्ड वर्क से लौटते ही एसडीएम प्रवीण कुंदन ने छात्रों से मुलाकात की, उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जेन अल्फा ने अपने आंदोलन को खत्म किया। बहुत सारा उनका डिमांड था अलग अलग, पंखा को भी लेकर उनका डिमांड था कि पंखा नहीं है, तो इसके आलोक में हमने फिर अभी तत्काल रूप से हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी ADSO और हमारे जो कार्यपालक दंडाधिकारी है उनका हमने एक जांच टीम बना दी है। प्रिंसिपल को भी हमने एक मौखिक चेतावनी दी है कि जो भी इनका समस्या है 4-5 दिन के अंदर निष्पादन कर दिया जाए। हम लोग SDO सर से मिलने गए थे। क्या बोले कि जो भी तुम्हारे स्कूल का बेसिक चीज है वो सब कंप्लीट, जो भी मतलब नहीं है व्यवस्था वो हम करवाएंगे 2 से 3 दिन में। यह हमारे नकारत सिस्टम के लिए सबक है, वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकता, खासकर तब जब बात छात्रों की हो। जेन अल्फा ने बता दिया कि वो अपने हक के लिए गिड़गिड़ाएंगे नहीं, सीधा सिस्टम से सवाल करेंगे। यूपी के फतेहपुर में भी जेन अल्फा ने अपनी गर्जना से सोते सिस्टम को जगाया। बिना किसी व्हाट्सएप ग्रुप लॉबिंग की किशनपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज के स्टूडेंट्स पोस्टर बैनर लेकर हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगाते हुए सड़क पर आ गए। शौचालय कोई साफ सफाई नहीं, जर्जर हालत में स्कूल, बच्चों का खाना में सही ढंग का मिलता नहीं। अरे सर तो कूलर में बैठे रह जाओ तो गर्मी मारा करते हैं, पानी की समस्या है। अंकल अभी टंकी साफ कराएंगे। यहाँ भी छात्रों की ज्यादातर शिकायतें वही थी जो गया के छात्रों की थी। ज्यादातर क्लासरूम में पंखे नहीं, स्कूल में पीने का RO वाटर नहीं, स्पोर्ट्स ग्राउंड हमेशा गंदा रहता है, लाइब्रेरी में किताबें नहीं होती, टॉयलेट गंदा रहता है, साइंस की पढ़ाई ठीक से नहीं होती, स्कूल में साइंस की लैब तक नहीं है। जेन अल्फा के प्रदर्शन की खबर सुनते ही यहाँ भी प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। यहाँ भी DM को भाग कर आना पड़ा, ऑर्डर पास करना पड़ा, कहना पड़ा कि छात्रों की सारी मांगे जल्दी पूरी करेंगे।
बच्चों से वार्ता की गई और वार्ता में ये निकल के आया है, बच्चों की कुछ मांगे हैं जिसमें कि बच्चे चाहते हैं कि पेयजल हेतु आरओ की समुचित व्यवस्था की जाए। प्रत्येक कक्षा में एक पंखा है उसको 4 किया जाए। एमडीएम के अनुसार जो मेन्यू बनाया हुआ है उसके अनुसार खाना उपलब्ध कराया जाए। कक्षा 6, 7 और 8 में बेंच और डेस्क की समुचित व्यवस्था की जाए। शौचालय में साफ सफाई नियमित तौर से की जाए और खेल के मैदान में भी साफ सफाई की जाए। प्रबंधक को निर्देशित किया गया है और काम भी शुरू हो गया है। अब स्कूल के टॉयलेट चमकाए जा रहे हैं, पंखे लगाए जा रहे हैं। मतलब अब तक ये बच्चे इतनी गर्मी में बिना पंखे के पढ़ाई कर रहे थे, गंदे टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे थे, गंदा पानी पीने को मजबूर थे। आखिर इसके पहले तक सिस्टम कहां सो रहा था? डीएम, एसडीएम, डीआईओएस ने स्कूल की सुध क्यों नहीं ली? इन छात्रों की सुध क्यों नहीं ली? अब जब छात्रों ने सिस्टम की घंटी बजाई, डीआईओएस, एसडीएम सहित पूरा प्रशासनिक अमला स्कूल पहुंचकर छात्रों के सामने कदम ताल कर रहा है। लेकिन ऐसा लगता है सिस्टम को अभी पूरी तरह होश नहीं आया। अंकुर सोनकर नाम के छात्र का आरोप है कि आंदोलन के बाद से उन्हें परेशान किया जा रहा है। पुलिस सादे कपड़ों में उनके घर पर आ धमक रही है। हालांकि पुलिस महकमा आरोपों से इनकार कर रहा है। धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद हम जब शाम को हुआ तो फिर इसके बाद पुलिस प्रशासन जो है हमारे घर में दरोगा विदाउट ड्रेस में आ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं कि कहाँ है। फिर कि नहीं, ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। ना ही किशनपुर पुलिस किसी बच्चे के घर में किसी को बुलाया गया है। थाने की डेट में तो कोई बच्चों के मतलब अंदर कोई एजिटेशन नहीं है, या कोई अगर रीज़न रहते हैं तो सही माध्यम से प्रशासन तक पहुंचा दिए जाएं। उस चीज़ के लिए ज़रूर उनको बताया गया है, लेकिन बच्चों को परेशान किया जा रहा है, किसी को थाने बुलाया जा रहा है, ऐसा कोई ना इसका कोई रीज़न है और ना ही ये हुआ है। लेकिन अंकुर के आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो ये एक गंभीर मामला है। ये उन छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश होगी जो सिस्टम से अपने लिए सिर्फ बुनियादी सुविधाएं मांग रहे हैं, कोई नया कानून या किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं। समय आ गया है सोते सिस्टम को जगाने का, क्योंकि वो खुद नहीं जागा तो जेन अल्फा उसे उसकी कुंभकर्णी नींद से जगा देगी। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? स्कूल जाने के बजाय छोटे छोटे बच्चों को अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरना पड़े। और मांग भी क्या, पीने का साफ पानी, क्लास में पंखा, लाइब्रेरी में किताब, साफ टॉयलेट। ये तो हर छात्र का बुनियादी हक है, लेकिन कुछ स्कूल छात्रों को उनका ये बुनियादी हक भी मयस्सर नहीं करा पा रहे। लानत है ऐसे नकारा सिस्टम पर, ऐसी लचर व्यवस्था पर जो छात्रों को हाथ में किताब की जगह अपनी मांगों का पोस्टर उठाने पर मजबूर कर रही है। लेकिन ये कहानी किसी एक राज्य की नहीं, हमारे बीमार सिस्टम की ऐसी तस्वीर हर जगह से सामने आ रही है, जिसके खिलाफ आपका घंटी बजाना बहुत जरूरी है। पढ़ने के लिए आए सर, लेकिन खाना नहीं मिलेगा तो कैसे पढ़ेंगे हम? अगर मुंह में छाले हुए हैं तो वो पैरासीटामोल देती हैं। अगर किसी का पैर में दर्द है तो पैरासीटामोल। शायद 3-4 दिनों से शायद कुछ भी मतलब दाल वगैरह मिल ही नहीं है सर। ये किसी एक छात्र का आरोप नहीं। बारिश में भीग रहा एमपी के छिंदवाड़ा के तामिया स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का हर दूसरा छात्र यही आरोप लगा रहा है। सर रोज खाने में कीड़ा मिलता है सर। सर हमने प्रिंसिपल सर को बोले थे एक महीने सर ये चल रहा है सर खाना भी इतना सर रविवार को नाश्ता भी सर 12 बजे 11:30 नहीं तो 12 बजे मिलता है। फिर खाना सर 4 में 4:30 बजे मिलता है सर। अगर अच्छा नहीं मिल रहा तो पढ़ाई कैसे करेंगे, आप ही बताइए सर। इससे ज्यादा शर्मनाक तस्वीर सिस्टम के लिए और क्या हो सकती है? आसमान से पानी बरस रहा है। इस वक्त छात्रों को अपनी क्लास में होना चाहिए, लेकिन वो बारिश में भीगकर अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, सोते सिस्टम को जगा रहे हैं। सर यहाँ का खाना इतना अच्छा नहीं है।
पानी पानी है सर उसने एक हफ्ते से खाना नहीं खाया है सर। उल्टी आती है, पेट खराब होता है। अगर नर्स मैम के पास जाऊँ तो ये सब नॉर्मल है बोल। बताया जा रहा है छात्र लगातार इसे लेकर शिकायत कर रहे थे, लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ तो इनका गुस्सा फूट पड़ा। नाराज जेन अल्फा बारिश के बीच ही विद्यालय परिसर में धरने पर बैठकर कलेक्टर से मिलने की जिद करने लगी। धरने के दौरान एक छात्र ने बताया भोजन की गुणवत्ता इतनी खराब है कि उसने पिछले एक हफ्ते से हॉस्टल का खाना नहीं खाया। कुछ छात्रों ने तो खाने में कीड़े निकलने की बात भी कही। अब कौन खाएगा सर? एक हफ्ते से खाने नहीं खाए सर। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लेकिन हैरानी की बात यह है हर दूसरा बच्चा खाने की शिकायत कर रहा है। दोपहर में खाना भी यही दे रही है। उसमें कीड़े निकलने की बात कर रहा है। एक हफ्ते से हॉस्टल का खाना नहीं खाने की बात बता रहा है। निकल रहा है खाना, मकड़ी है। और प्राचार्य महोदय कह रहे हैं कि बच्चे पहले रहे वेंडर के बहकावे में आकर ये सब कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो पुराने वेंडर की, ये सुनने में आ रहा है कि पुराने वेंडर के इन्फ्लुएंस में रह के 3-4 ही बच्चे हैं। गर्ल्स तो पूरे अंदर थी, बहुत सारे बच्चे अंदर थे। 40-50 बच्चों को उन्होंने थोड़ा सा भड़का के और इस तरीके से चीजें स्टार्ट की। लेकिन जेन अल्फा के आंदोलन ने अपना असर दिखाया। सिस्टम की घंटी बजी तो वो नींद से जागा। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने आउटसोर्सिंग नर्स, वार्डन और सुपरवाइजर की सेवा समाप्त कर दी। प्राचार्य और उप प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव जनजाति कार्य विभाग आयुक्त भोपाल को भेज दिया। जेन अल्फा के आंदोलन की आग राजस्थान तक पहुंच चुकी है। इस छात्रा ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है और फर्स्ट ग्रेड है उनके अंदर 2 टीचर है, एक है हिस्ट्री के और एक है हिंदी के। और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाले, तो उनको भी टाइम मिलता है तो भी पढ़ाते, लेकिन ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते। जिले के मेंगलवा स्थित पीएम श्री स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी से परेशान छात्रों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। इनसे हमारी मांगे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड, L1, L2 सभी के टीचर लगाए। जेन अल्फा के गुस्से को देख शिक्षा विभाग के अधिकारी हरकत में आए। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने तुरंत प्रभाव से 5 शिक्षकों की व्यवस्था की और 10 दिन के भीतर ही 3 और शिक्षक लगाने का लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद जेन अल्फा ने अपना आंदोलन खत्म किया। महाराष्ट्र की बीट से भी जेन अल्फा के गुस्से की ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। बीट के परली स्थित बैद्यनाथ विद्यालय को क्षेत्र की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं में गिना जाता है, लेकिन आज की तारीख में यहाँ के छात्र शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, जिससे इनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। इसी से नाराज छात्र स्कूल परिसर में ही धरने पर बैठ गए। छात्रों के 2 दिन तक चले आंदोलन के बाद बीट का शिक्षा विभाग हरकत में आया। माध्यमिक शिक्षा विभाग के उप जिला शिक्षक अधिकारी ने स्कूल का दौरा किया, भरोसा दिलाया कि छात्रों का छूटा हुआ पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए एक्स्ट्रा क्लास चलाई जाएगी। तो मामला साफ पानी, खाने और टॉयलेट का हो या फिर शिक्षकों की कमी का, जेन अल्फा आगे आ रहे हैं। अपने हक के लिए सिस्टम की घंटी बजा रहे हैं, जिसका असर भी अब दिखने लगा है। जानते हैं राजस्थान के जालौर में क्लास में पढ़ने के बजाय जेन अल्फा को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन क्यों करना पड़ा?
क्योंकि हमारा सिस्टम, सरकारी सिस्टम सड़ चुका है। जिम्मेदार लोगों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या बच्चों को पढ़ाई लिखाई छोड़कर प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ता, नाकारा सिस्टम के खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ती? लेकिन छात्रों को ऐसा करना पड़ा। जेन अल्फा ने ठान लिया है वो अपने साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। इसी तरह लापरवाह सिस्टम के खिलाफ घंटी बजाते रहेंगे। तुम लोग में आज खाने में कीड़ा निकला था? वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के मैहर की एक आंगनबाड़ी का बताया जा रहा है। बच्चों को खाने में पूड़ी के साथ नमक देने का दावा किया जा रहा है। हर बच्चे की थाली में यही नमक और पूड़ी है। क्या क्या है? नमक, पूड़ी। अच्छा, सबको यही मिला है ना? वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। मैहर के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने संबंधित सीडीपीओ को जांच के निर्देश दिए। इस संबंध में मैंने संबंधित क्षेत्र के परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि भ्रमण करके स्पष्ट जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और जैसी भी रिपोर्ट आएगी वो नियमानुसार उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। एमपी के मैहर में बच्चों को पूड़ी के साथ नमक देने का वायरल वीडियो सामने आया तो यूपी के चंदौली में कंपोजिट स्कूल के लंच में छात्रों को परोसी गई खिचड़ी में कीड़ा निकला और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। तुम लोग में आज खाने में कीड़ा निकला था? अच्छा, उसके बाद क्या तुम लोग खाना खाए कि नहीं? नहीं खाए? खाना फेंक दिए? और इसके पहले भी निकला था क्या? तो सवाल ये है कि इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों बच्चों को पूड़ी के साथ नमक दिया गया? कैसे बच्चों के खाने में कीड़ा निकला? आज के ये बच्चे छोटे हैं तो सिस्टम के नकारेपन का शिकार हो रहे हैं, लेकिन कल यही बच्चे सिस्टम से सवाल पूछेंगे, उसकी घंटी बजाएंगे, क्योंकि जनरेशन अल्फा निडर है, बेबाक है। जन ज़ी और जन अल्फा खाली फेयरनेस नहीं है, उनके पास वो इंफॉर्मेशन है जो हमारे टाइम पे नहीं था। उनके पास इजी एक्सेस है, सोशल मीडिया पे वो प्रमोट कर सकते हैं चीजों को, और उनको ये भी पता है कि हमारे जो राइट्स हैं वो वैल्यू रखते हैं। सही क्या है और गलत क्या है उसके बारे में भी उनको पूरी जानकारी है। नई पीढ़ी जो है अपने अधिकार के लिए खुद लड़ रही है, वो बहुत अच्छी बात है। यदि बच्चों की कोई समस्याएं हैं तो उसका निदान होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो जितने भी स्कूल्स वगैरह हैं उनकी कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। उनको एटलीस्ट अवेयरनेस है कि उनके राइट्स क्या है, उनको किस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो नहीं कि केजी या नर्सरी या 8th 10th में कि जाके प्रिंसिपल को रिपोर्ट करें, तो भाई वो तो सीधे सीधे जाके सरकार से ही बोलेंगे ना। इसीलिए समय आ गया सिस्टम को जगाने का। जरूरत है जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और ऐसी कुव्यवस्था को दूर करें जो जेन अल्फा का हक मार रही है। नहीं तो ये जनरेशन अपना हक मांगना अच्छे से जानती है। छोटी सी उम्र में ये छात्र सोते सिस्टम को नींद से जगाने की मुहिम चला रहे हैं, तो फिर आप भी उठाइए फोन और बजाइए घंटी, क्योंकि आपकी एक घंटी सोते सिस्टम को जगा सकती है, जिम्मेदार लोगों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला सकती है। घंटी बजाओ में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।